गवर्नमेंट से विश्वास उठ चुका था। तो सोचिए अब कौन आएगा। अब आएगा हिटलर कि तेरी वजह से हुआ है सब, नवंबर का अपराधी कहीं का। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते होंगे, अंग्रेजी में बोलते होंगे ना, यू नवंबर क्रिमिनल्स। पिछली वीडियो में कहानी हमने देखी थी हेलमुट के, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की थी, जिसमें कि उसके पिता स्वयं को गोली मार लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक नाज़ी थे। तो ये तो कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की। लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद क्या हुआ, कैसे इकोनॉमिक डिप्रेशन ने जर्मनी को रौंद कर रख दिया, और वाइमर गणराज्य किस तरह से आगे आता है पर वो सक्षम नहीं होता अपने कामों को करने के लिए। तो चलिए जानते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, यानी कि वाइमर गणराज्य का उदय। अब ये होता कैसे है, देखिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यानी 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जर्मनी जो है वो एक तगड़ा नेशन रहता है, पावरफुल नेशन रहता है। अब 1914 में शुरू हो जाते हैं विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें दो गुटों के बीच में लड़ाई होती है। पहले में तो रहता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन तुर्की, इनको कहा जाता है सेंट्रल पावर्स। दूसरे में रहते हैं एलाइज पावर्स, जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड और जिसको लेटर ऑन यूएसए भी ज्वाइन कर लेता है, और इसमें रशिया भी रहता है। इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाले ज्यादातर देशों को यह लगता है कि भाई युद्ध ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा और युद्ध जीतने के बाद पैसा ही पैसा होगा। अब युद्ध शुरू हो जाता है और शुरुआती दौर में जर्मनी को मिलती है जीत। वो फ्रांस और बेल्जियम को रौंद कर उस पर कब्जा कर लेता है। लेकिन जब 1917 में यूएसए एलाइज पावर को ज्वाइन करता है तो उस समय केंद्रीय शक्तियां भी अपने घुटने टेक देती हैं और जर्मनी को हार का सामना करना पड़ता है। अब युद्ध तो खत्म हो गया और जर्मनी भी हार गया, तो जो जर्मनी के सम्राट होते हैं वो अपनी गद्दी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर मौका मिल जाता है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको। तो वो पार्टियां क्या करती हैं, वो संसदीय पार्टियां क्या करती हैं कि एक बैठक बुलाती हैं वाइमर में। वहां वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक संविधान। और तो और राइखस्टाग जो कि वहां की संसद थी, उसके लिए वो डिप्यूटीज भी चुनने लग जाते हैं, संसदों को चुनने लग जाते हैं, वो भी मॉडर्न तरह की वोटिंग सिस्टम से, यानी वोट डल रहे हैं अच्छे खासे। उसके बाद विमेन्स का भी पार्टिसिपेशन उसमें आ रहा है। अब ये सब देखकर आपको लग रहा होगा कि यार बहुत बढ़िया कर रहे हैं ये जो वाइमर गणराज्य वाले हैं, वाइमर रिपब्लिक वाले हैं, वो तो काफी अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, जर्मनी के लिए। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जर्मनी के खुद के लोग ही वाइमर गणराज्य को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो इसलिए नहीं पसंद करते थे क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हार गया तो वर्साई में एक संधि हुई। उस ट्रीटी के दौरान जितने भी एलाइज पावर की कंट्रीज थे उन्होंने बहुत कड़ी शर्तें थोप दी जर्मनी के ऊपर। जर्मनी को इस शर्त के तहत अपनी सारी टेरिटरीज जो है वो खोनी पड़ी। जर्मनी की 10% पॉपुलेशन छिन गई, उसके 13% लैंड पर दूसरों का कब्जा हो गया, 75% जो उसका आयरन का भंडार था वो उससे छिन गया, 26% कोल का भंडार उससे छिन गया, जो कि फ्रांस, डेनमार्क, लुथियानिया और पोलैंड को दिलवा दिया गया। यहाँ तक कि जर्मनी को उसकी खुद की सेना रखने के लिए भी मना किया गया, और युद्ध में जितनी भी तबाही हुई थी उस सब का इल्जाम जर्मनी के ऊपर लगा दिया गया और उसके ऊपर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। और इन सब का जिम्मेदार जितने भी लोग थे जर्मनी के, वो ये मानते थे कि ये वाइमर गणराज्य वाले हैं। तो ये तो था वाइमर गणराज्य किस तरह से बना। अब समझते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जर्मनी के ऊपर क्या इफेक्ट रहा। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जर्मनी के फाइनेंशियल कंडीशन पर तो असर पड़ा, लेकिन उसका असर उसकी दिमागी हालत पर भी पड़ा। कैसे समझते हैं, जर्मनी अब कर्ज देने वालों में से कर्ज लेने वालों की कैटेगरी में आ चुका था। अब इस कर्ज का भार भी वाइमर गणराज्य को ही सहन करना पड़ा। क्रिमिनल चार्जेस लगे, इंटरनेशनली डिसरिस्पेक्ट हुआ, ये सब का दाग भी वाइमर गणराज्य को अपने हिस्से लेना पड़ा। ऊपर से देश की जनता और पानी पी पी कर कोस रही है कि तेरी वजह से हुआ है सब, नवंबर का अपराधी कहीं का। नहीं, ऐसे नहीं बोलते होंगे, अंग्रेजी में बोलते होंगे ना, यू नवंबर क्रिमिनल्स। मतलब वाइमर गणराज्य वालों को जर्मनी के लोग चिढ़ा अलग से रहे, यानी जर्मनी के लोग के मेंटल पीस की भी धज्जियां उड़ी पड़ी थी। दूसरी ओर नेता अब फौजियों का गुणगान करने लग गए थे, यानी सिविलियन से ऊपर वो फौजियों को रखते थे। वो बोलते थे कि हमें आक्रामक होना चाहिए, हमें बलशाली होना चाहिए, देश के लिए लड़ जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। मतलब इस तरह से जो भी फौजी लड़ने गए थे बॉर्डर पे, उनका गुणगान कर रहे हैं। मीडिया उनकी बढ़ चढ़कर तारीफ कर रही है उन फौजियों की, पर असल में वो बेचारे बहुत ही बुरी जिंदगी जी रहे थे। वो पल पल वहां पर अपने मरते हुए साथियों को देखते थे, जहरीले धुएं सूंघते थे और उसके बाद वहां पर हुई बमबारी को सहते थे। वहां पर लाशों को नोचकर खाने वाले चूहों के बीच में वो रहते थे, और यहाँ पर नेता प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि फौजियों की जिंदगी कितनी अच्छी है, हमें वैसा ही होना चाहिए, सिर्फ इसलिए ताकि लोग उनके सपोर्ट में आ जाएं। और ये सब सुनकर जनता भी उनकी साइड हो गई, और इस माहौल में
किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से वाइमर गणराज्य जो है यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो सकता था वो किसी भी तरह से। दूसरी ओर इसी दौरान रूस में सोवियत गवर्नेंस जो है वो लॉन्च हुआ था। तो उसी की देखा देखी, बाल्शेविक्स की देखा देखी यहां पर भी यानी कि जर्मनी में भी कुछ मजदूर और नाविक मिलकर स्पार्टकिस्ट लीग का गठन कर देते हैं और ये लोग डिमांड करते हैं किसकी, सोवियत गवर्नेंस फॉर्म की, यानी सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नेंस की। अब ये सोवियत फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है, देखिए इसमें होता ये है कि लोग जाते हैं, काम करते हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेती है, यानी खान खर्च आना जाना हर एक चीज का पैसा जो है वो गवर्नमेंट बियर करेगी, बस उनको जाकर काम कर देना है। हालांकि कम्युनिस्ट या फिर सोवियत जो होती है वो काफी टाइप की हो जाती है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं, जिसकी वजह से समाज जो है वो दो ग्रुपों में बट जाता है। एक होता है सोशलिस्ट का, दूसरा हो जाता है कम्युनिस्ट का। सोशलिस्ट में आपके डेमोक्रेट शामिल है, कैथोलिक शामिल है, सोशलिस्ट शामिल है, और दूसरी ओर है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट में कौन शामिल है, सोवियत फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वाले जो है वो शामिल है। अब जब वाइमर गणराज्य ये होते हुए देखता है कि भाई ये लोग भी आवाज उठा रहे हैं, तो वो क्या करता है, इस आंदोलन को कुचल देता है, जिससे समाज दो गुटों में बट जाता है, एक कम्युनिस्ट दूसरा सोशलिस्ट। अब ये जब समाज बट जाता है तो किसी का भी विरोध नहीं कर पाता, इसलिए कभी भी लोग एक साथ आकर हिटलर का विरोध नहीं कर सके, जिससे रेडिकल विचारधारा को मदद मिलती है। और रेडिकल विचारधारा को और ज्यादा मदद मिलती है 1923 में। देखिए होता क्या है कि जो जर्मनी था उसने जो युद्ध लड़ा था उसमें ज्यादातर पैसे उसने उधार लिए थे। अब इस उधार को चुकाने के लिए उसे स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ती थी। उसका स्वर्ण मुद्राओं का भंडार धीरे धीरे खाली होता गया। तो जर्मनी ने कहा एक बार तैश में आकर ऐसे ही कह दिया, हम नहीं दे रहे भाई, ये स्वर्ण मुद्राएं हम नहीं देंगे। तो फ्रांस बोलता है मत दे। वो उनका रूर वाला जो कोयले वाला क्षेत्र होता है उसको हड़प लेता है। अब जर्मनी बौखलाहट में बहुत सारे पैसे छाप देता है, जिसकी वजह से उसके मुद्रा की वैल्यू यानी मार्क जो उसकी मुद्रा होती है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिरने लग जाती है। इसका अंदाजा आप इसी डाटा जो मैं दे रहा हूं उससे ही लगा सकते हैं। $1 की वैल्यू 24,000 मार्क के बराबर थी अप्रैल में, फिर अगस्त में ये 46 लाख हो जाता है और दिसंबर में आते आते 9.5 करोड़ हो जाता है। सोचिए कि $1 देकर आप 9.5 करोड़ मार्क ले सकते हैं। लोग बैलगाड़ी में भर भर कर पैसे ले जाते थे और बदले में मिलता क्या था, एक ब्रेड का पैकेट, जिसकी वजह से जर्मनी में अति मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है, यानी हाइपर इन्फ्लेशन की। इसमें वस्तु की कीमतें जो है वो आसमान छूने लग जाती हैं और उसके बाद जो आपके पैसे की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब जब ये सारी स्थिति हो गई जर्मनी की, तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा बेचारा मजाक बनकर रह गया और यहाँ पर यूएसए जो है इसकी मदद के लिए उतरता है। अमेरिका जर्मनी की मदद करता है डॉयस प्लान के जरिए। ये प्लान क्या था, ये प्लान ये था कि जर्मनी पे जो भी जुर्माना लगाया गया है उसको एक बार फिर से हम चेक करते हैं, थोड़ा कम करते हैं, ये बेचारा ऐसी परेशानी में। पर जर्मनी की किस्मत ही खराब थी। समझिए कैसे। 1929 में क्या होता है कि इस पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा शेयर मार्केट था जिसका नाम था द वॉल स्ट्रीट, वो शेयर मार्केट क्रैश कर जाता है और यूएसए के बहुत सारे लोग अपने शेयर्स बेचने लग जाते हैं। हालत ये आ जाती है कि 1929 से 32 के बीच में यूएसए की खुद की इनकम जो होती है वो हाफ हो जाती है, यानी नेशनल इनकम उसकी आधे से ज्यादा गिर जाती है। यूएसए के खुद के फार्मर्स परेशान हो जाते हैं, वहां की फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ बहुत ज्यादा रुक जाता है। इससे सिर्फ यूएसए ही नहीं बल्कि पूरा विश्व प्रभावित होता है और सबसे ज्यादा प्रभावित होता है जर्मनी, क्योंकि जर्मनी टिका हुआ था पूरी तरह से यूएसए के द्वारा दिए जाने वाले पैसों पर। जर्मनी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि 1932 में 40% उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो गिर जाता है। इसके अलावा वहां पे 60 लाख लोग लगभग बेरोजगार घूम रहे होते हैं। हालत यहां तक आ जाती है कि लोग गले में चार्ट पहनकर घूम रहे हैं जिस पर लिखा हुआ होता था कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। युवा वो या तो नौकरी के लिए लाइन में लगे हुए हैं या तो जाकर किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए हैं। ट्रेडर से लेकर किसान से लेकर मजदूर तक सबके सबका काम जो है बर्बाद हुआ पड़ा था। चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, कोई भी हो, सबको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा था उस समय जर्मनी में। दूसरी ओर वीमर रिपब्लिक की भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो इतना कमजोर हो चुका था कि हर बार उसको कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ता था, जिसे कि कोई भी तानाशाह जब मर्जी तब भंग करके और उस पर अपना राज जमा सकता था। साथ ही वीमर आर्टिकल 48 का बहुत ज्यादा उपयोग करता था, जिसके तहत देश में आपातकाल लगाया जा सकता है, जिसमें जितनी भी जनता होती है सबके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। और ये बात जनता को कतई पसंद नहीं आ रही थी, यानी कि जनता का पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से विश्वास उठ चुका था। तो सोचिए अब कौन आएगा, अब आएगा हिटलर।
तो ये था इस वीडियो में कि हमने किस तरह से देखा कि वाइमर गणराज्य बनता है, फिर हमने देखा कि आर्थिक मंदी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी पर क्या असर होता है। तो चलिए शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं हमने जो भी पढ़ा इस वीडियो में। सबसे पहले हमने जाना कि वीमर रिपब्लिक जो था उसका ओरिजिन कैसे हुआ, जिसमें हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होता है वो सेंट्रल पावर और एलाइज पावर के बीच में होता है। जर्मनी हार जाता है और उसको वर्साई की संधि में साइन करना पड़ता है। अब क्योंकि सम्राट ने जर्मनी का पद छोड़ दिया था, जर्मनी की गद्दी छोड़ दी थी, इसलिए वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी उभर कर आई जिसने वीमर गणराज्य का गठन किया। इस रिपब्लिक ने ट्राई किया कि हम जर्मनी को थोड़ा सा डेमोक्रेटिक बनाएं, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन लागू करें, लोग को वोट का अधिकार दिया, काफी कुछ अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन वहां की जनता हमेशा उनसे खफा, वीमर गणराज्य को हमेशा जनता कोस रही है। असल में हुआ भी बहुत बुरा था जर्मनी के साथ, उनके ऊपर ट्रीटी के तहत बहुत सारी संधियां जो है थोप दी गई थी। उनका 13% टेरिटरी चला गया, 75% आयरन चला गया, 26% कोल चला गया, 6 अरब पौंड का उनके ऊपर कर्जा हो गया। जब इतना कुछ होगा तो उस टाइम पर जो भी पार्टी रहेगी उसी को ब्लेम कर देंगे लोग। फिर हमने वॉर का इफेक्ट देखा, जिसमें हमने ये देखा कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो हुए, फाइनेंशियल इफेक्ट भी हुए। लोग वाइमर गणराज्य के लोग को नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से बुलाने लग गए, उनको चिढ़ाने लग गए, उनको मेंटली टॉर्चर करने लग गए, हम कह सकते हैं। और इन सब सिचुएशंस का फायदा उठाया कि इन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स ने उन्होंने सोल्जर्स की तारीफ करनी शुरू कर दी, जबकि बेचारे वो कितनी बुरी अवस्था में रह रहे थे, और लोग को आक्रामक बनाने पर ज्यादा बल दिया, जिससे कि रेडिकल जो विचारधारा थी उसको बल मिला ज्यादा। और फिर हमने देखा था कि जर्मनी का समाज दो गुटों में किस तरह से बंट जाता है। एक जो सोवियत फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाह रहे थे वो कम्युनिस्ट, दूसरे सोशलिस्ट जो कि वाइमर गणराज्य के पक्ष में थे। तो इस तरह से दो गुटों में बंट जाता है, जिसकी वजह से एक अगर कोई रेडिकल नेता यहाँ पर उभर कर आता है तो वो लोग जो है उसका सपोर्ट कर सकते थे, और कोई भी हिटलर का विरोध इनमें से नहीं करने वाला था। और इस रेडिकल विचारधारा को मदद मिलती है और ज्यादा 1923 में, जब इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पर आ जाता है। इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आता है? क्योंकि स्वर्ण मुद्राएं कम पड़ने लग जाती है जर्मनी के पास, तो जर्मनी मना कर देता है स्वर्ण मुद्राएं देने से। फ्रांस रोड पर कब्जा कर लेता है, बौखलाहट में ये और पैसे छाप देता है। जब ये और पैसे छापता है तो पैसों की वैल्यू जो है कम हो जाती है। अब जब कम हो जाती है वैल्यू तो अमेरिका मदद के लिए उतरता है, पर अमेरिका की खुद की हालत खराब हो जाती है 1929 में, जब वहां पर शेयर मार्केट क्रैश कर जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रभाव पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है जर्मनी के ऊपर। जर्मनी में पूरा जितना भी वर्ग था समाज का, युवा से लेकर बूढ़े से लेकर बच्चे, महिला, हर कोई इस महामंदी से त्रस्त था। और इस सिचुएशन को वहां की जो वीमर गणराज्य थी, वाइमर गणराज्य था, वो भी हैंडल नहीं कर पा रहा था। इसलिए लोगों का भरोसा उड़ गया पूरी तरह से डेमोक्रेसी से। तो इस वजह से अब आने वाला है अगली वीडियो में हिटलर। तो अगर आपको जानना है कि एक गरीब फैमिली में पला हुआ लड़का जो कि शुरुआत में कुछ पैसों के लिए फौज ज्वाइन कर लेता है, वो किस तरह से जर्मनी का इतना बड़ा तानाशाह बनता है, तो अगर जानना है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।